इतिहास गवाह है कांग्रेस ने अभी जो बात यहाँ पर जान दे देंगे इसके लिए। मगर ये देश रहना चाहिए। ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि आप बंगाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं, अपने खुद के भाजपा के शासित राज्य भूल जाते हैं। वहां किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, हाथरस कांड हो या बाकी हो, लेकिन बंगाल की छवि धूमिल करने का प्रयास करती है बीजेपी। देखिए, किसी भी भाजपा शासित राज्य की चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं, उसको सापेक्षता में देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पहले क्या था, आज क्या है। तो योगी जी ने स्थिति को बहुत सुधारा है, और ममता जी ये बता दे कि पहले बंगाल में क्या था और वो कहां पर लेकर आई, तो केवल और केवल डिटोरिएशन है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे सीमा पर गाय तस्करी की बात है, चाहे घुसपैठ की बात है, हर जगह डिटोरिएशन। देखिए, ऐसे रिस्पॉन्सिबल आरोप मुख्यमंत्री की जगह पर बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं दिखाने चाहिए। फोन टेपिंग का उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है तो मुझे शिकायत करनी चाहिए, हम तुरंत जांच करेंगे और सब पर कदम उठाएंगे। एक और इतने दुबले व्यक्ति को हम मारने नहीं आए, चुनाव के लिए इनकी सोच क्या है? एक दूसरे को मारना होता है क्या? क्यों मारेंगे भाई? हम आपको भगवान 100 साल का करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम आपको मारने नहीं आए हैं। हम हैदराबाद की स्थिति सुधारने आए, क्योंकि आप घर के बाहर निकलते ही नहीं हो। ममता दीदी गड्ढे भरने का वादा कर रही है। मेरा उनसे विनम्र सलाह है, मैं आयु में छोटा हूं मगर राजनीति बहुत देखी है मैंने, पूरा देश घुमा हूं, कि दीदी अब गड्ढे भरने से कुछ नहीं होगा। जनता के भरोसे में बड़ा गड्ढा भर गया है, वो 6 माह में कभी भरा नहीं जा सकता। तो अब आप निरर्थक प्रयास रहने दीजिए। तेरा बाप आया। बंगाल में पक्षपात का आरोप आप पर लग रहा है कि आप अम्फन का पैसा बोलते हैं, भेजते नहीं हैं। केंद्र सरकार की स्कीम लागू की जाए तो पैसा दिया जाएगा, जीएसटी का पैसा ममता बनर्जी को नहीं भेजते हैं। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अम्फान का पूरा हिसाब किताब देने वाला हूं कि किस हेड के नीचे कितना पैसा हमने भेजा है। मेरा ममता जी से चैलेंज है, बाद में वो हिसाब दे दे कि इसमें से कितना तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास गया, कितना जमीन में उतरा है। वो कह रही हैं कि आप यहाँ रैलियां कर रहे हैं और कोविड फैला रहे हैं, क्योंकि कोविड के पैंडेमिक कानून को ताक पे रख के भाजपा जानबूझकर। आपको मालूम पड़ना चाहिए, इतनी सीनियर पत्रकार को मेरी एक भी रैली नहीं है। पार्टी के लिए नहीं, भाजपा के लिए भी नहीं है। मेरा हॉल का कार्यक्रम है जिसमें 242 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, 2 सीट छोड़कर एक कार्यकर्ता बैठा है। पूरे कोविड के नियमों का पालन किया गया है। रोड पर जो भीड़ स्वतः आ जाती है, स्वयंभू आती है, इसको मैं नहीं रोक सकता, ममता दी भी नहीं रोक सकती। और मेरा इनको इतना ही कहना है कि 1 महीने में आपने की हुई रैलियों का फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी जरा सार्वजनिक कर दो। और सबसे पहले वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बंगाल के प्रशासन को उनको देना चाहिए। और मेरा हॉल मीटिंग जो हुई है, हॉल में मैंने एक भी सार्वजनिक भाषण नहीं किया है, हॉल में किया है ना। कल तक मेरा एक भी सार्वजनिक भाषण है, सब हॉल मीटिंग है। उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में उनको भेजने के लिए तैयार हूं। मगर उनको मुझसे बहुत स्नेह है, उनको मुझ पर केस करना है तो वो कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है कोविड का, इसका एक भी जगह अनुपालना नहीं किया, ऐसी घटना नहीं। संविधान के दायरे में रह के कानून का एक कदम 370 धारा हटाना भी था।
काफी महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं उसको? क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया है कि हम तैयार हैं चीन से सहायता लेने के लिए, वापस लाने के लिए, और तब तक चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। देखिए, इस तरह के बयानों पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। चीन से सहायता लेना इतना सरल नहीं है किसी के लिए, परंतु मैं इतने कहना चाहता हूं, देश भर की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता धारा 370 हटने से खुश है, संतुष्ट है। और जो दावे करते थे कि हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने लोग मारे जाएंगे, कुछ नहीं हुआ जी। आराम से अच्छा चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हर विधवा को वहाँ विधवा सहायता मिली है, हर वृद्ध को वृद्ध पेंशन मिला है, हर बच्चों को वजीफा मिलना शुरू हो गया है, गांव तक पानी पहुंचना शुरू हो गया है, हर घर में बिजली पहुंची। ये सारा काम तो यही समय में हुआ है। और पंचायत के चुनाव हो रहे, 70 साल से लोगों को पंचायत के चुनाव कराने का अधिकार ही नहीं था। ये अधिकार उनको नहीं मिला था। देश भर में 73 और 74 अमेंडमेंट आ गया, मगर कश्मीर में नहीं लगा था। हमने लगा दिया, सारे पंचायत के चुनाव हो गए। अब जिला पंचायत के भी चुनाव नवंबर 22 तक हो जाएंगे। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को कल्पना नहीं थी कि योगी जी मुख्यमंत्री बने। और ढेर सारे लोगों के फोन आए थे कि योगी जी ने कभी म्यूनिसिपालिटी भी नहीं चलाई थी। वास्तविकता थी, नहीं चलाई थी। योगी जी कभी कोई सरकार में मंत्री नहीं रहे। योगी जी सन्यासी, पीठाधीश, और इतने बड़े प्रदेश का आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो, इतना बड़ा प्रशासनिक काम उनको दे रहे हो जिनके पास प्रशासनिक अनुभव शून्य के बराबर है। तब हमारे नेता नरेंद्र भाई और मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हमारा एम एक ही था, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है, वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कोई चुनाव को हम छोटा नहीं मानते हैं। कई चुनावों के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हिस्सा लिया है, और हमारे लिए जनता जहां मैंडेट देती है वहां हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे डेवलपमेंट के एजेंडा का और मोदी जी के विजन का प्रचार करना, ये हमारा अधिकार है। और हम हैदराबाद के चुनाव को छोटा नहीं मानते। जो लोग गली का चुनाव मानते हैं वो कम से कम गली साफ करना भूल गए हैं, इसलिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। गली साफ कर दी होती तो इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम न होती। चलो, बहस नहीं कर सकते।